बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा चरण 2 जो जून 2024 में संभावित है, उसमें सम्मिलित होने वाले सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आप सबों के अनुरोध पर फिर इस बार हम बीपीएससी 2 के सारे सिलेबस को कवर करेंगे। यदि आप है और हमसे जुड़े रहे हैं तो जो फेज 1 का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसके सिलेबस के सभी वीडियोज उपलब्ध हैं हमारे इस चैनल पे। आप सब्सक्राइब करके उसके वीडियोज लिंक में जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में मुख्यतः यह बताएंगे कि जो बीपीएससी 2 का जो पाठ्यक्रम है, जो विगत परीक्षा हुई थी 2022 में, उस परीक्षा के रेस्पेक्ट में 2024 के परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई अंतर है या वही पाठ्यक्रम है, और यदि वही पाठ्यक्रम है तो किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब जनरल स्टडीज़ का सिलेबस ही देखें तो उसमें मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा साइंस है। साथ में आप जानते ही हैं कि साइंस में ही इन्वायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आईटी से भी आ जाते हैं। साथ में आपका हिस्ट्री है, फिर इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। और समय बहुत कम है और हम सबों के पास समय भी नहीं मिल पाता है प्रॉपर रिवीजन का। तो आपको मोटा मोटी इस वीडियो को अंत तक देखने से ये आइडिया लग जाएगा कि कम समय में कम से कम रिवीजन करके हम बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार पार्टिसिपेंट भी अधिक है। लगभग 22 से 25 हजार पार्टिसिपेंट्स हैं और 6000 सीट्स है। यदि आरक्षण कोटि को भी आप शामिल कर लें तो मोटे तौर पर 5 से 6 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट का चयन होना है, जबकि पिछले एग्जाम में यह रेशियो 2:1 का था। तो निश्चित तौर पे 22 से 24 का जो एग्जामिनेशन है वो टफ होना है। अब बिना समय को गवाए अब हम पाठ्यक्रम के उन बिंदुओं पर आते हैं जिसके संबंध में शिक्षक साथियों के अनुरोध पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम उन पाठ्यक्रमों के संबंध में जो जनरल स्टडी से संबंधित है, उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी टॉपिक्स है, उस किस टॉपिक्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये रेस्पेक्ट हम किए हैं 2022 से। जैसा आपने सुना होगा विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कि 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसके कई क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन अब प्रॉपर स्टडी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और अभी जो एग्जाम होना है और उसके लिए जो आप सिलेबस दिए गए हैं, यही सिलेबस 2022 में भी था। तो आप दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। सामान्य अध्ययन में जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उसमें से 3 प्रश्न ही ऐसे थे जो पाठ्यक्रम से बाहर के थे। और पाठ्यक्रम से भी बाहर के आप नहीं मानेंगे, जैसे कि आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें बिहार का ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ऐसे ही सिर्फ 3 क्वेश्चंस आया है पूरे रिसर्च के बाद कि जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, यानी 97 क्वेश्चंस जो सिलेबस आपका दिया गया है बीपीएससी के द्वारा हूबहू उसी से क्वेश्चंस पूछे गए थे।
तो इसका अर्थ यह है कि अब 3% के चक्कर में टोटल सिलेबस को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय कम है। और जो 97 क्वेश्चंस है, यदि उसी पैटर्न पे पूछा गया तो 97 क्वेश्चंस यानी 97% तो सिलेबस से ही आए, तो आपको टू द पॉइंट सिलेबस को कवर करने की आवश्यकता है। अब हम लोग क्रमशः एक एक टॉपिक को देखते हैं। पहला टॉपिक आपका सामान्य विज्ञान का है। सामान्य विज्ञान में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 में, तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा में भी आपके 15 क्वेश्चंस जनरल साइंस से रहेंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और आईटी के क्वेश्चंस होंगे। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो लेवल होगा, वो पिछले क्वेश्चंस को आप देखें तो ये लेवल आपका मैट्रिकुलेशन ही था। तो निश्चित तौर पे यदि 9th 10th का एनसीईआरटी यदि आप पूर्णतः कमांड कर लेते हैं तो 90% संभावना है कि साइंस के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप निश्चित तौर पे सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड टॉपिक आपका है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसकी तो कोई सीमा नहीं है, और चूंकि इसमें इंटरनेशनल इवेंट्स भी है, तो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए आपको करंट से रूबरू होना होगा। साथ ही आपका बिहार में जो भी गतिविधि हो रही है, तो ये प्रश्न उठता है कि ये जो करंट टॉपिक है, ये टॉपिक कब से कब तक का रखा जाए। तो इस पे आप गौर करेंगे तो विज्ञापन निकला था फरवरी महीने में, और मार्च तक, और फिर बाद में बढ़ाया गया 10 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरने की तिथि थी, और परीक्षा की संभावित तिथि जून में कर दी गई है। तो निश्चित तौर पे आपका जो अप्रैल तक का जो इवेंट्स होगा, चाहे वो बिहार का हो, इंडिया का हो या फिर इंटरनेशनल हो, उस इवेंट्स को आप समसामयिक घटना में शामिल करके चलेंगे। और इससे 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 की परीक्षा में, तो निश्चित तौर पर इस बार भी संभावना है कि टू द पॉइंट 15 क्वेश्चंस फिर यहीं से रहेंगे। थर्ड टॉपिक हम लोग आते हैं भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं। अब आप यहां देखेंगे कि भारत का इतिहास तो बहुत विस्तृत है। आप आदिकाल से आ जाएंगे, पूरा पाषाण काल से लेकर के और मॉडर्न हिस्ट्री तक आप आ जाएंगे, तो काफी इवेंट्स हैं, और प्रत्येक इवेंट्स को ध्यान रख पाना, और खासकर उनके लिए जो विज्ञान फैकल्टी से हैं या फिर जिनका हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहा है, उनके लिए बहुत समस्या हो जाएगी कि सारे इवेंट्स को ध्यान में रखना। तो आप इसके सिलेबस के डिस्क्रिप्शंस को देखें, वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ से संबंधित आपको भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास देखना है। तो सामाजिक में आप समझते हैं कि सामाजिक इतिहास क्या होता है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो धर्म है, जो रीति रिवाज था, उससे संबंधित विभिन्न पक्षों को आपको सिर्फ देख लेना है। पॉलिटिकल में राजनीतिक घटनाक्रम को देख लेना है, और इकोनॉमिकल में आर्थिक, जैसे व्यापार। ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही या फिर भारत की जो खोज हुई थी उसके बाद ही हमारे अन्य देशों से व्यापार आरंभ हुआ। आपको पता है कि मध्य एशिया से पूर्व से ही व्यापार हुआ करता था, सिर्फ समुद्री मार्ग से नहीं होता, ये पहाड़ के माध्यम से होता था। तो ये जो मार्ग है, ये मार्ग खोजने से यूरोप के साथ हमारा व्यापार बढ़ा, और चूंकि ये ईस्ट की कंपनी थी इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया।
सिर्फ अंग्रेज वर्ग की कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कहा गया था। खैर इस सबसे आप लोग रूबरू हो चुके होंगे। तो उस एस्पेक्ट को देखना है हमको कि इकोनॉमिकल में हमारा मध्य एशिया से किसका था। जैसा आपको पता है कि भारत का जो मसाला है वो काफी मशहूर था और कई देशों में खासकर अरब देशों में भी निर्यात होता था मसाले का, और मसाले में काली मिर्च का निर्यात होता था। और काली मिर्च से वो लोग, जैसे आज न फ्रीजर हो गया है, लेकिन उस वक्त वो काली मिर्च से संधारण करते थे किसको, मीट को। तो ये मसाले, भारत के मसाले बहुत फेमस थे और बहुत पहले से होता आया। तो इकोनॉमिकल कब कब क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में, हमारा क्या हुआ, नील जो हुआ उसका क्या संदर्भ था, प्लस हमारा जो उद्योग था वो उद्योग जो हमारे खासकर जो लघु और कुटीर उद्योग थे, उसकी क्या विशेषताएं थी और फिर कैसे उसका ह्रास हुआ, इन सब के बारे में आपको विशेषकर रिवीजन करने की आवश्यकता है। और इससे 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे विगत परीक्षा में, तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा में भी 10 क्वेश्चंस यहाँ से सेट किए जाएंगे। अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। अब नेशनल इंडियन मूवमेंट में आप 19वीं सदी में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, खासकर लॉर्ड विलियम बेंटिक और फिर राजा राम मोहन राय, और उसके बाद कई समाज बना था यहाँ पे जो समाज सुधार का काम किया, जो हमारे यहाँ कुप्रथा थी उसका विरोध हुआ। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी और राष्ट्रीयता की भावना जगने से उनमें फिर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनका रुझान बढ़ता चला गया। और इस तरह से फिर 1857 की क्रांति आई और फिर धीरे धीरे फिर गांधी जी आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसका अधिवेशन सब हुआ, फिर असहयोग आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग, फिर भारतीय संविधान की रचना। फिर इस तरह से जो भी घटनाएं हुई है जिससे हमारी आज़ादी मिली, सबको देखना है। तो हमको पुराने इतिहास से मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मतलब है। तो जब हमारा धर्म सुधार आंदोलन हुआ था और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी थी, आम लोग जब राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होने लगे थे कि नहीं हमको अपना शासन चाहिए, हमको अपने देश की आज़ादी चाहिए, उस वक्त से लेकर के और फिर हमको आज़ादी मिलने तक की घटनाएं, और इसमें बिहार का क्या योगदान रहा। जैसे चंपारण अगर आंदोलन हुआ है तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे मोतिहारी के, या फिर कहिए कि चंपारण क्षेत्र के, चंपारण उस वक्त एक ही था जो अभी पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में बटा हुआ है, उस वक्त एक ही था। तो कौन, रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो लाए थे इनको यहाँ पे। तो ये घटना जो बिहार से संदर्भित है, या बिहार में 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आई होगा, एक बांकीपुर में हुआ था, एक गया में हुआ था। तो उस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, इस तरह से, या बिहार में जो भी अधिवेशन होगा उसमें क्या मांग रखी गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, उसका आउटकम क्या था, इन सब पहलुओं पर आप यदि आप रिवीजन करते हैं तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। 10 क्वेश्चन भूगोल से रहेंगे। और अब 22 के क्वेश्चन में देखें तो उसमें भी 10 क्वेश्चन यहाँ से भूगोल थे, बस उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो भूगोल से ही थे, लेकिन वो बियॉन्ड सिलेबस थे। क्योंकि सिलेबस दिया गया था और अभी भी दिया गया है कि सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो भारत का जो सामाजिक और आर्थिक भूगोल है बस उसी को देखना है। साथ में भारतीय कृषि और जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, तो जो उद्योग धंधे हैं और प्राकृतिक संसाधन में किसका भंडार कहाँ है, लोहा का, कोयला का, अभ्रक का, सोने का भंडार कहाँ कहाँ है, इन सब पहलुओं पर विशेष ध्यान देना है। साथ में जो हमारा सामाजिक भूगोल है, हम जैसा कि आपको इसका हिस्ट्री में भी इससे मदद मिल जाएगी। और हमारा जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जो उद्योग धंधे हैं, जो कल कारखाने हैं, उससे संबंधित प्रश्न भूगोल से रहेंगे। और अब सिलेबस को लेके चलेंगे, आपको 3% पे नहीं जाना, 97% में जाना है। तो 10 में 7 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आप सिर्फ सिलेबस का ये पॉइंट देख लेंगे तो 7 क्वेश्चन आपका निश्चित, यदि बियॉन्ड सिलेबस टाल भी देता है तो 7 क्वेश्चन आपका फिक्स है यहाँ से। अगला टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था से है। इंडियन राज्य
इंडियन पॉलिटिक्स में आपका इससे भी 10 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चंस 22 में थे, 10 क्वेश्चंस इस बार भी रहेंगे। इसमें भारतीय संविधान और संविधान के कितने भाग हैं, संविधान का निर्माण कौन हुआ, पहले अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, तो उसके बाद फिर वो सिर्फ 2 दिन तक रहे थे। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर को, कहाँ हुआ, फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इस तरह से उसके कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, क्या क्या संशोधन हुआ, कितनी अनुसूचियां हैं, उस वक्त कितने थे, अभी वर्तमान में कितने भाग हैं, इन सभी पहलुओं को आपको देखना है। साथ में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्री में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, किसके कौन प्रधान होते हैं, किसकी कौन नियुक्ति करती है, किसका चयन कैसे होता है, और कैसे संघीय कार्यपालिका कार्य करती है, कैसे राज्य कार्यपालिका कार्य करती है, किसकी क्या शक्ति है, इन सभी पहलुओं को आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है और जिसकी तमाम चर्चाएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। साथ में पंचायती राज से भी प्रश्न रहते हैं और रहेंगे, जिसमें आपका जो भी स्थानीय स्वशासन है, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, तो उसमें किसके प्रधान कैसे होते हैं, कहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन होता है, कैसे क्षेत्र में फिर नगर पंचायत का गठन होता है, नगर निगम का क्या क्राइटेरिया है, उसके मेयर कैसे चुने जाते हैं, उसके क्या अधिकार हैं, क्षेत्र हैं, कार्य हैं, इन सभी पंचायती राज व्यवस्था। इसके अतिरिक्त जो भी भारत में जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में समझ गए, कैसे मनरेगा है, उसी तरह से उज्ज्वला योजना है, और इस तरह से अभी अब